दूसरी तरफ कुछ रहस्यमय लोगों ने उस बूढ़ी औरत माल्या को घेर लिया था, जिसका असली नाम दीपमाला था। इतनी उम्र दराज होने के बावजूद वो बूढ़ी औरत बिना डरे उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही उन लोगों के लीडर ने बूढ़ी दीपमाला को धमकी दी, उसे गुस्सा आ गया और शरीर से शक्तियां निकलने लगी। काले नकाब वाला इंसान और दीपमाला आमने सामने खड़े थे। उसी वक्त वहां एक तेज आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम लोग? असल में यह आवाज सेनापति सुहाना की थी, जो साम्राज्य में प्रवेश करने वाली रहस्यमयी शक्तियों की गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखे हुए थी। जैसे ही सुहाना ने देखा कि उन रहस्यमयी अनजान लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने अपनी गरजती हुई दमदार आवाज में फिर से पूछा। मैं इंद्रपुरी साम्राज्य की सेनापति सुहाना एक बार फिर पूछती हूं, कौन हो तुम लोग और साम्राज्य में आने का तुम्हारा मकसद क्या है? जल्दी बताओ। सुहाना के दोबारा पूछने का भी जैसे उन लोगों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अकड़कर ऐसे खड़े हुए थे मानो सुहाना वहां थी ही नहीं। भोकाल ने सुहाना को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बूढ़ी दीपमाला से कहा। बूढ़ी दीपमाला, तो तुमने क्या सोचा? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मुझे आदिदेव के कवच वाली रहस्यमयी जगह का नक्शा दे दो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जिंदा यहां से जाने दूंगा। जब बूढ़ी दीपमाला ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि वो लोग उसके साथ चालबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। वो चिढ़ते हुए बोली, तुम पिशाच साम्राज्य के लोग, तुम लोग धोखेबाज हो। तुमने धोखे से मेरे बेटे रघुवंशी साम्राज्य के राजा को हराया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस रहस्यमयी जगह का नक्शा दे दूं ताकि तुम उस जगह तक बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाओ और आदिदेव का वो दिव्य कवच हासिल करके इस दुनिया पर राज कर सको। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी बहुत जान बाकी है, समझे? इतना कहने के साथ ही बूढ़ी दीपमाला ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को ऊपर उठा लिया और एक विशेष मुद्रा में सीधी खड़ी हो गई। एक पल में उसके हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी का स्वरूप बदल गया। अब वो एक चांदी की तरह चमकते हुए भाले में बदल गई थी और उस भाले में से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसका शरीर एक बार फिर से एक सुनहरी दिव्य आभा से चमकने लगा और उसकी शक्तियां चारों ओर फैलने लगी थी। बूढ़ी दीपमाला की शक्तियों का ही असर था जिसकी वजह से आसमान में अचानक चारों तरफ काले बादल नजर आने लगे। देखते ही देखते वो बादल और भी सघन होने लगे और कुछ ही पलों में उन बादलों ने सूरज की रोशनी को ढक लिया था। धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा था। भरी दोपहरी में जब हर तरफ सूरज की रोशनी चमक रही थी, जंगल में उस पहाड़ी के पास के इलाके में शाम के धुंधल के जैसा वातावरण बन गया था। ये सब कुछ बूढ़ी दीपमाला की अनोखी शक्तियों का ही कमाल था। इसके साथ ही बूढ़ी दीपमाला हवा में उड़ते हुए ऊंचे आकाश में जा पहुंची थी और उसके चेहरे ने बहुत ही खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लिया था। उस नजारे को देखकर अच्छों की रूह कांप सकती थी। अपनी शक्तियों के साथ आकाश में उड़ते हुए रघुवंशी साम्राज्य की भूतपूर्व महारानी बूढ़ी दीपमाला खौफनाक अंदाज में बेहद गुस्से में बोली, तो कौन पहले मरना चाहेगा? जैसे ही दीपमाला ने धमकी भरे अंदाज में यह कहा तो उसके सामने खड़े योद्धा डर से कांपने लगे। लेकिन उन सभी के बीच में एक शख्स ऐसा खड़ा हुआ था जो अब भी बेखौफ था, और वो था भोकाल। बूढ़ी दीपमाला की बात सुनकर भोकाल के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। वो बोला, कमाल है, सच में तुम रघुवंशी लोग हमेशा ही मुझे अपनी शक्तियों से चौंका देते हो, पर इस बार नहीं। मैं जानता हूं तूने मेरे साथ आए इन लोगों की शक्तियों को भांप लिया है, तभी तू इस तरह से गरजने की हिम्मत कर रही है। बूढ़ी दीपमाला, तुझे क्या लगा मैं इन मामूली 7 स्तर के योद्धाओं के भरोसे तेरे सामने आया हूं? ये कहते हुए ही उस काले नकाब वाले इंसान ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, जिसे देखकर उसके साथ आए योद्धा तक घबरा गए और अपनी जगह से पीछे हटने लगे। नकाब हटाते ही उसके अंदर से लाल रंग का खून साफ साफ नजर आ रहा था। उसके दांत किसी जानवर की तरह थे।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पिशाच हो। इसी के साथ उसने अपनी शक्तियां निकालनी शुरू कर दी, जिससे वहां एक काले रंग का कोहरा फैलने लगा। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों की ताकत दिखानी शुरू की, बूढ़ी दीपमाला की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। साथ ही बूढ़ी दीपमाला ने जब ये देखा तो वो थोड़ा परेशान होने लगी और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। ये सब कुछ होते हुए सुहाना की सेना के लोग भी देख रहे थे। एक योद्धा जो काफी बूढ़ा था, वो आगे आया और बोला, सेनापति, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन पर हमला करना चाहिए? ये कहकर वो बुजुर्ग योद्धा सेनापति के जवाब का इंतजार करने लगा। उधर पास ही खड़ी सुहाना अपने सामने खड़े ताकतवर योद्धाओं को देख रही थी। उन्हें देखते हुए वो मन ही मन सोच रही थी, यहां तो 5 योद्धा मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। इनकी शक्तियों का भी मैं अंदाजा नहीं लगा सकती। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बोली, अच्छा है ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब ये लोग लड़कर थक जाएंगे और जख्मी हो जाएंगे, तब ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। उस समय हम इन लोगों पर हमला करके इनसे ये पता करेंगे कि ये कौन से दल से हैं। कुछ पल चुप रहने के बाद सुहाना फिर से बोली, लेकिन एक बात तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि ये 3 योद्धा जो उस काले नकाब वाले योद्धा के साथ हैं, ये त्रिदेव भाई हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग इतने ताकतवर होने के बावजूद भी हमले की पहल नहीं कर रहे हैं। इसका तो सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई मामूली योद्धा बिल्कुल भी नहीं है। यहां एक तरफ एक भयंकर लड़ाई का आगाज होने वाला था और स्थिति काफी तनावपूर्ण होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इन सारे कुचक्रों से अनजान विद्युत नक्शे को देखकर अपने पास मौजूद एक बिंदु की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि बुजुर्ग द्रोण के हिसाब से जिसके पास नक्शे के सबसे ज्यादा टुकड़े होंगे, वही पूर्वजों की गुफा के अंदर के नक्शे को हासिल करने के काबिल होगा। अभी विद्युत कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सोच या समझ पाता, एक योद्धा ने तेज रफ्तार के साथ उस पर हमला कर दिया था। उस जंगल में अंधेरे के कारण किसी के भी चेहरे को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए विद्युत ने सोचा कि कहीं ये उसका कोई दोस्त ना हो और अनजाने में उसने उस पर हमला कर दिया हो। ये विचार मन में आते ही विद्युत ने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। लेकिन विद्युत की यह कोशिश बेकार चली गई थी, क्योंकि सामने वाले उस योद्धा ने अपनी पहचान बताने के बजाय अपने हाथ में पकड़ी तलवार पर शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब विद्युत ने यह समझा तो उसने कहा, अब जब तुम यही चाहते हो तो यही सही। विद्युत ने भी अपनी कमर से भाले को उतार लिया। विद्युत ने अपने हाथ में भाले को पकड़ते हुए उसमें अपनी ऊर्जा भरनी शुरू की, जिससे उसमें से एक रोशनी निकलने लगी। वहीं पास में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, तो क्या लगता है बुजुर्ग, ये लड़का जिसका नाम विद्युत है, ये रोहन नाम के इस योद्धा से जीत पाएगा? इस पर पास खड़े दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग, ये विद्युत काफी ताकतवर है, पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि इसकी शक्तियों के मुताबिक इसे अभी मुकाबले का तजुर्बा बहुत कम है। लेकिन रोहन को देखकर लगता है कि इसकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है और ये छुपने के लिए अपने आसपास की जगह का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए यकीनन रोहन मुकाबले को जीत जाएगा। अचानक पेड़ के पीछे से निकलकर एक लड़का तेज रफ्तार में विद्युत की ओर बढ़ने लगा। यह रोहन था, जिसकी तलवार शक्तियों से चमक रही थी। विद्युत ने जब अपनी ओर आते उस लड़के को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने सामने वाले लड़के के वार से बचने के लिए अपने भाले को आगे कर दिया। जब रोहन की तलवार विद्युत के भाले से टकराई तो रोहन की तेज रफ्तार से बनी शक्ति के कारण विद्युत कुछ कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। लेकिन विद्युत हमला करने के लिए जैसे ही संभला, एक बार फिर उसके सामने खड़ा योद्धा वहां से गायब हो चुका था और अंधेरे में छुप चुका था।
ये नजारा देख पास ही छुपे बुजुर्ग में से दूसरे बुजुर्ग ने कहा, देखो, मैंने सही कहा था ना, यह लड़का भेड़िए की चाल से छुपकर वार करने में माहिर है। यकीन नहीं होता इस विद्युत की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि मुकाबले के तीसरे भाग में आते ही इसका सामना ऐसे शातिर योद्धा से हो गया। यकीनन इस लड़के का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तभी पहला बुजुर्ग बोला, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस लड़के विद्युत के चेहरे पर तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, जैसे इसे इसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, ये अपनी आंखें बंद करके शांत खड़ा है और हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरा बुजुर्ग बोला, इसका तो एक ही मतलब है कि ये हार मान चुका है और उम्मीद छोड़ चुका है। इधर विद्युत को सब समझ आ चुका था। वो मन ही मन बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, भेड़िए की युद्ध कला, पर तुम गलत इंसान से टकरा गए। एक बार और रोहन अपनी जगह से हमले के लिए तैयार हुआ और उसकी तलवार चमकी। जैसे ही वो सामने आया, विद्युत ने अपनी आंखें खोली और अपने भाले से तेज आवाज में कहा, बिजली की शक्ति। ये कहकर उसने भाला उस दिशा में फेंका, लेकिन रोहन ने अपनी तलवार से उस हमले को रोक दिया। फिर भी हमला इतना तेज था कि वो जब तक उससे संभल पाता, तब तक विद्युत ने तेज आवाज के साथ अपनी मुट्ठी से, जिस पर सफेद रोशनी चमक रही थी, उससे एक और सीधा हमला रोहन पर किया। हमला इतनी तेज रफ्तार से और सटीक तरीके से किया गया था कि रोहन के पास बचने का मौका ही नहीं था। इस हमले के लगते ही वो 2 मीटर दूर पीछे जाकर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। विद्युत शक्ति की मदद से एक और हमला करने के लिए रोहन की ओर बढ़ा ही था कि तभी रोहन ने तेज आवाज में कहा, मैं हार मानता हूं, ये लो मेरा नक्शे का टुकड़ा, तुम जीते। तभी विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। ये सुनकर जमीन पर पड़े रोहन को गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी कह सकता था, क्योंकि वो तो पहले ही हार मान चुका था। नक्शे के टुकड़े को हासिल कर विद्युत ने उसे अपनी अंगूठी में रखा और आगे जाने लगा। इधर पास ही छिपे बुजुर्ग तो बाजी को पलटते देख हैरान हो गए। पहला बुजुर्ग बोला, मैंने कहा था ना, ये लड़का विद्युत एक काबिल योद्धा है। इस पर दूसरा बुजुर्ग अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ, तुम सही कह रहे थे। और गुस्से के साथ रोहन को देखते हुए बोला, चलो रोहन को बाहर जाने का रास्ता बताते हैं। दोनों बुजुर्ग रोहन की ओर जाने लगे। दूसरी तरफ मुकाबले के मैदान से बहुत दूर पहाड़ी के पास भोकाल ने अपने पीछे खड़े त्रिदेव भाइयों से कहा, जाओ इस बुढ़िया को खत्म कर दो। अपने लीडर की बात सुनते ही तीनों भाई एक पल में वहां से गायब होकर दीपमाला की ओर बढ़ने लगे। उनकी शक्तियां शरीर से लगातार बाहर निकल रही थी, जिस वजह से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। तो क्या दीपमाला बच पाएगी त्रिदेव भाइयों से? क्या होगा जब विद्युत को पता चलेगा इस बारे में?